हेलो, नमस्कार साथियों। ज्ञानायन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि DSSB PGT हिंदी और अन्य किसी भी विषय से भी हम किस तरीके से चयनित हो सकते हैं और किस तरीके से हम अपने प्रिपरेशन की तैयारी की रणनीति है वो बना सकते हैं। मैं आपके सामने आज हिंदी विषय की रणनीति को लेकर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हम एक सामान्य लुकआउट, एक सामान्य जानकारी है और वो DSSB PGT हिंदी की और अन्य सब्जेक्ट की भी, क्योंकि कुछ पार्ट, कुछ बातें जो हमारी कॉमन रहने वाली है उनकी कर लेते हैं। उसके बाद हम हिंदी से या हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम बहुत कम समय में हिंदी से तैयारी कर सकते हैं। आइए तो एक एक करके बात करना शुरू करें। आज अपन बात करेंगे वो है DSSB PGT की। देखो, DSSB एक संस्था का नाम है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज VI सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी सेवा चयन आयोग, ये जो है ये संस्था एक एग्ज़ाम करवाती है PGT का। PGT का सामान्य सा मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसको हम हिंदी में प्रवक्ता या व्याख्याता कह सकते हैं। और क्योंकि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या इस लेवल की टीचिंग नौकरी में अगर कहीं सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है तो उन ज़्यादा सैलरी पाने वाले जगहों में से ये एक है। आपको मैं इसमें बात करूंगा कि कितनी हमें सैलरी भी मिलती है, लेकिन ये जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है इसके लिए हमें इस PGT की क्या रणनीति होगी, हम किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, हमें किस तरीके से काम करना है, इस पे आज अपन विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं। तो ये हो गई बात कि ये एक संस्था का नाम है और एक एग्ज़ाम करवाती हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का, यानी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक के समकक्ष जो है उसको PGT कहते हैं। उसके बाद अगली बात करें अपन तो ये कि इसकी लोकेशन क्या रहेगी, यानी जॉब लोकेशन आपकी क्या रहने वाली है। देखो, दिल्ली में नौकरी करनी पड़ेगी, आपको दिल्ली में काम करना पड़ेगा, आपकी जो नौकरी लगेगी वो दिल्ली में लगेगी, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अगली बात विशेष करके अपन इस पर चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो क्या है। लेकिन इससे पहले, एग्ज़ाम इस पे बात करने से पहले कुछ और चीज़ें, जैसे आपकी आयु सीमा जो रहने वाली है यहाँ वो 30 वर्ष रहने वाली है, यानी कि 30 वर्ष या इससे कम, आप कम एज के, कम उम्र के आप हैं तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। इसमें 5 या 3 वर्ष की छूट भी है। जैसे 5 वर्ष है और वो आप अगर SC ST या अगर दिल्ली के पूर्व कर्मचारी हैं, पूर्व कर्मचारी, और 3 वर्ष अगर आप OBC कैटेगरी से हैं। क्योंकि ये बात ध्यान रखना कि OBC है वो केवल और केवल किसके माने जाते हैं, दिल्ली के ही माने जाते हैं।
उसके अलावा अन्य राज्यों के जो ओबीसी हैं वो यहाँ जनरल यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। एक बात तो ये। उसके बाद दूसरी बात ये कि यहाँ आप जब आवेदन करेंगे तो एप्लीकेशन जो फीस आपकी लगने वाली है वो 100 रुपये, और इसमें भी आप अगर संविदाकर्मी हैं, कर्मचारी हैं, तो आपके वो 100 रुपये भी नहीं लगेंगे। और इसके साथ साथ अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं या एसटी एससी ओबीसी के हैं तो भी आपकी फ़ीस नहीं लगने वाली है। ये कुछ सामान्य जानकारियाँ हो गई। उसके बाद विशेष करके हमारे जो मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि नेक्स्ट वैकेंसी है, क्योंकि आप नेक्स्ट की अगली आने वाली उसके लिए ही तैयारी कर रहे होंगे, तो अगली वैकेंसी कब आने वाली हैं तो आपको बता दूं कि 2026 में अभी एक वैकेंसी है, वो DSSB PGT की आने वाली है। जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और मैं एक वीडियो के माध्यम से यहाँ भी आपके सामने ले आऊँगा कि कौन सी पोस्ट है, कैसे आवेदन करना है और क्या क्या उसमें नोट्स है, वो बातें हैं, बिंदु उन्होंने जोड़े हैं। एक बात ये। अब बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? सामान्यतः एक टीयर में एग्ज़ाम आपसे करवाया जाता है, यानी एक ही पेपर, इसको एक टीयर सिंगल को मैं एक पेपर कह सकता हूं, यानी एक ही दिन में एक पेपर आपसे लिया जाएगा और इस एक पेपर में 2 पार्ट होंगे। इस पेपर के कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे। कौन से 2? एक तो है वो है आपके पास जनरल अवेयरनेस का, यानी सामान्य अध्ययन का, और इस सामान्य अध्ययन के पेपर में आपके सामने 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। और दूसरा जो पार्ट है वो आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का है और इसके 200 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन, कुल आपको 300 क्वेश्चन है वो आपको हल करने हैं। और ये क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे? तो वो होंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्यूज, यानी क्वेश्चंस, यानी कि आपको उसमें विकल्प दिए रहेंगे और विकल्प के रूप में ही आपको काम करना है। तो ये बात होगी। दूसरी, उसके लिए हमें टाइम कितना दिया जाएगा? टाइम आपको दिया जाएगा 3 घंटे का, या कहूँ 180 मिनट का, कि आपके पास 180 मिनट है और 300 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ये 180 मिनट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको 3 घंटे में एक 300 क्वेश्चन करने, यानी 1 घंटे में लगभग आपको 100 प्रश्न अटेंड करने। तो ये बड़ी बाध्यता रहने वाली है कि इतने कम समय में हम इन प्रश्नों को किस तेज गति के साथ हल करें। एक एक करके मैं इस पे इन सभी पे चर्चा करने वाला हूं। पर अभी आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारा पूर्णांक क्या है, यानी टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 300। पूर्णांक भी क्या है? 300 नंबर के ही हैं, और यानी प्रत्येक क्वेश्चन है पर क्वेश्चन है वो 1 नंबर का रहने वाला है। और यहां आपके जो नेगेटिव मार्किंग आएगी नकारात्मक जो अंकन होगा वो क्या होगा? 0.25 या 1/4, 1/4, यानी 4 गलत उत्तर देने पे आपका एक सही प्रश्न है वो काट लिया जाएगा, या 4 प्रश्न गलत करने पे आपका 1 नंबर है वो कट जाएगा। तो 2 बाध्यताएं विशेष करके इस एग्ज़ाम में रहने वाली हैं। एक तो टाइम की, कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेंड कर सकते हैं, और उसमें भी जल्दबाजी में हमारी ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं हो जाए। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आज यहाँ डिस्कशन की कि जॉब लोकेशन क्या है, जैसे दिल्ली में आपको काम करना पड़ेगा। और एक और बात कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी कहाँ रहने वाला है? दिल्ली में ही रहने वाला है। आपको दिल्ली जाकर के परीक्षा देनी होगी।
उसके अलावा अब अपन कुछ और बातें मैं आपसे यहाँ एक साथ डिस्कशन कर लूँ, उसके बाद हिंदी के सिलेबस की बात करते हैं और अपने को क्या पढ़ना है इसकी बात करते हैं। कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने योग्य बातें। इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखना, एक तो ये सबसे पहले समय प्रबंध, ये मैं पुनः याद दिला देता हूं कि आपके पास 180 मिनट है और 300 प्रश्न आपको हल करने हैं, तो आपकी गति जाहिर सी बात है ठीक ठाक होनी चाहिए। दूसरी, पेपर प्रबंधन, यानी कि हम जो पेपर हल करने वाले हैं हम उसको किस तरीके से हल करें, किस तरीके से मैनेज करें, इस बात का विशेष करके ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमारे प्रश्न जो आने वाले हैं वो भी वन लाइनर आने वाले हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जल्दबाजी में कहीं ज़्यादा प्रश्न है वो गलत ना कर दें, या ज़्यादा गलतियां न कर बैठें, या थोड़े हाइपर न हो जाएं, कैसे उसको मैनेज करें। और इसी में पेपर प्रबंधन में भी आपको एक और बात रखनी है कि आपका पेपर जो आएगा वो पार्ट्स में बंटा हुआ आएगा और प्रत्येक पार्ट से वो 20 MCQs का होगा। यानी कि आपका पेपर है उसमें 5 पार्ट है, वो तो आएंगे किसके, जीके के, और 10 पार्ट हैं वो आएंगे सब्जेक्ट के। कुल आपके सामने 15 पार्ट आने वाले हैं, यानी 15 दूनी 30, 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन एक में कितने हैं, 20 MCQs हल करने। शर्त यह है कि आपने मान लीजिए ए पार्ट खोला, इसमें ए पार्ट खोला और इसमें कितने क्वेश्चन है आपके सामने 20, तो ए में आपको 20 क्वेश्चन जो अटेंड करने वो एक साथ अटेंड करने हैं, आप उसमें दोबारा नहीं हल कर सकते। मान लीजिए ए में आपने 15 क्वेश्चन तो अटेंड कर लिए और 5 छोड़ दिए और 5 में से 3 रख लिए कि ये मुझे अभी पता नहीं है लेकिन मैं लास्ट में करूँगा, तो यहाँ वैसी सुविधा नहीं है। यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको ए को लॉक करना पड़ेगा। ए को लॉक करने के बाद में अपन क्या जाएंगे, बी पार्ट में जाएंगे, फिर ए में वापस नहीं जा पाएंगे। यानी कि पहले जो 20 क्वेश्चन आपके सामने जिस भी सब्जेक्ट के हैं आपको एक साथ उनको हल करना है और उसके बाद है वो अगले पार्ट में जाना है। अगले पार्ट में जाने के बाद हम वापस पहले पार्ट में नहीं जा सकते। अगर वहाँ हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो फिर वो हमारा छोड़ा हुआ ही माना जाएगा, हम उसके बाद में हल नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि पेपर का प्रबंधन होना, मैनेज करना पेपर को बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, और इसके बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो ये 2 बातें। तीसरी बात, नकारात्मक अंकन। जब ये दोनों बातें हमारे पास हैं कि एक तो टाइम कम है, ऊपर से सेट में हमें काम करना है, तो कई बार हम क्या करते हैं, जल्दी में तुक्के मारना शुरू कर देते। तो ऐसे नहीं करना है। आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं कोशिश कीजिए कि जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है आप उसको छोड़ें। हालांकि ज़्यादा छोड़ने में भी फायदा नहीं है, क्योंकि आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 220 के आसपास स्कोर तो रखना ही पड़ेगा, यानी 220 क्वेश्चन तो आपको काट चाट के बचाने ही पड़ेंगे। अगर 220 या 210 के आसपास तो फिर आप कन्फ्यूज़न के दौर में चले जाएंगे कि होगा कि नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए हमें स्कोर ठीक ठाक रखना ज़रूरी है। ये हालांकि ये बात पेपर के लेवल पे भी निर्भर करेगी, तो अभी इतना लोड नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है कि हम नकारात्मक अंकन से भी, यानी ज़्यादा त्रुटियां करने से भी बचें। कुछ और बातें आपको क्या करना है, सामान्यतः अगर आप राजस्थान से जा रहे हैं, किसी अन्य राज्य से भी जा रहे हैं, तो परीक्षा देने के लिए एक दिन पहले ही पहुंच जाएं। एक दिन पहले अपने सेंटर तक पहुंच जाएं, उसके आसपास कहीं रुकने की व्यवस्था कर लें और फिर वहां जा कर के
आराम से रिलैक्स होकर के। और कई बार ये जो आपका एग्ज़ाम मोड रहने वाला वो है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। आपको क्या होना ज़रूरी है? कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। उसके अलावा कंप्यूटर के नॉलेज के साथ साथ खुद को थोड़ा स्वस्थ, थोड़ा हेल्दी रख के आराम से पहुंचिएगा और हल कीजिएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं पेपर फर्स्ट। पहला जो पेपर आने वाला है कितने नंबर का है? 100 नंबर का है और 100 ही MCQs आने वाले हैं। देख लेते हैं एक बार बड़े तौर पे। एक पहला जो पार्ट आएगा आपके वो आएगा मानसिक एवं तार्किक योग्यता। मानसिक एवं तार्किक योग्यता। दूसरा पार्ट आने वाला है वो है सामान्य अध्ययन का। इसमें आपके इतिहास, राजनीति विज्ञान, समसामयिकी, आदि विषयों के, क्योंकि इसके भी 20 क्वेश्चन, ये भी आपके 20 क्वेश्चन का। और तीसरा आपके जो आएगा वो आएगा सामान्य इंग्लिश। ये जो सामान्य अंग्रेजी रहने वाली है ये भी आपके 20 नंबर की। और तीसरा सामान्य हिंदी, और ये पार्ट आपके 20 नंबर का। इसमें सामान्य हिंदी और यहाँ क्वेश्चन लिख लूँ व्याकरण पूछी जाएगी। ये 20 के 20 क्वेश्चन किसके होंगे? व्याकरण पर आधारित होने वाले हैं। और उसके बाद अंतिम है वो है सांख्यिक दक्षता और आंकड़े। ये मैथ्स आने वाली है, ये भी 20। और आपके टोटल कितने हो गए? 5 पार्ट 100 नंबर के और 100 MCQs हो गए हैं। उसके बाद बचे हुए 200 क्वेश्चन है वो आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, यानी पेपर 2 है वो आपके संबंधित विषय का रहेगा। आप जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी साहित्य और शिक्षण अभिरुचि से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 MCQs है वो आपसे पूछे जाएंगे। अब ये 200 MCQs कौन कौन से होने वाले हैं वो अपन एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस में आने वाला है। ये आपका सिलेबस है, ये DSSB ने अभी जारी किया हुआ है और इस तरीके से ही आपके सामने आने वाला है। यहाँ से
ध्यान ही रखना है, भले ही इसमें लंबी चौड़ी बातें लिखी गई हो, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत सिंपल साधारण से प्रश्न बनेंगे और इसके अंदर से ही सामान्य जो आपके व्यवहार की जो रात दिन के बोल प्रचलन के प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और कुछ नए प्रश्न भी बनेंगे तो आपको उनको तैयार करना है, ज़्यादा डीप ज़्यादा इधर उधर की सामग्री इकट्ठी नहीं करनी है। मैं आपको अंत में ये भी बता दूंगा कि इसके लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए या मैंने कौन सी किताबें पढ़ी है। तो सीधे सीधे पहली बात करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन आदिकाल से रीतिकाल तक, एक पार्ट, यानी कि आदिकाल से रीतिकाल तक के उसमें आपको अध्ययन करना है। उसमें भक्ति काल, आधुनिक काल और इनमें भक्ति काल और आधुनिक, ये इन्हीं विषयों की यानी आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति और आधुनिक काल एक तरीके से संपूर्ण साहित्य और उसके क्या दिए गए सब टॉपिक दिए गए हैं। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि सब टॉपिक दिए गए हैं। यानी आदिकाल से हमें किसको पढ़ना है? चंद्रबदई को पढ़ना है, अमीर खुसरो को पढ़ना है। उसके बाद आते हैं भक्ति काल। तो भक्ति काल से देखिए हमें कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, तुलसी, केशव, सूर, मीरा और ये जो यहाँ तक का पार्ट है ये हमारा भक्ति काल का रहने वाला है। यानी आदिकाल से रीतिकाल तक का विस्तृत अध्ययन। यहाँ से आपसे प्रवृत्ति पूछी जा सकती हैं, अन्य कोई सामग्री या यहाँ इसके तहत अन्य कोई बात पूछी जा सकती है, लेकिन पूरी गुंजाइश ये है कि वो हमें यहाँ क्या करेगा, चंद्रबदई या अमीर खुसरो से जुड़ी हुई जानकारी ही पूछेगा। तो आप पहले इन दो को तैयार करें और उसके बाद में आगे बढ़े। तो जितने लेखक यहाँ दिए गए उन लेखकों के बारे में, उनकी विशेष करके रचनाओं के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है वो रख लें, उसके बाद में अन्य तथ्य पढ़ें। मैं इसके जो पुराने प्रश्न पत्र है वो ज्ञानायन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपसे शेयर कर लूँगा, वहाँ डाल दूँगा और वहाँ आप देख सकते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में रीतिकाल देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, पद्माकर, यहाँ तक के आपके रीतिकाल के कवि। उसके बाद में भारतेंदु हरिचंद, बद्रीनारायण चौधरी, ये एक ही नाम है या गलत डाला गया, तो बद्रीनारायण चौधरी, ये भारतेंदु युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, ये द्विवेदी युग के जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत निराला, ये जो है नरेंद्र शर्मा, ये यहाँ तक निराला तक ये छायावाद के नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, यहाँ तक जो है ये प्रगति, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, अगेय, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, यहाँ तक ये प्रयोगवाद। और उसके बाद में शंभुनाथ सिंह उत्तर प्रयोगवाद के कवि है या नई कविता के कवि कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमें दिया गया है वो दिया गया है गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। और गद्य साहित्य में हमसे क्या पूछा जाएगा? निबंध, कथा साहित्य। और कथा साहित्य के दो भाग हैं, उपन्यास और कहानी। तो कथा साहित्य अलग से कुछ भी नहीं है, इसके अंदर ही आपको क्या पढ़ने हैं? उपन्यास पढ़ना है और इसके अंतर्गत ही हमें क्या पढ़नी है? कहानी पढ़नी है। नाटक, एकांकी, ये कथा साहित्य से इतर है, ध्यान रखना। रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज, ध्यान रखना। इनमें से जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं केवल आपको वही पढ़नी है, उन्हीं लेखकों को पढ़ना है। आप सब कुछ पढ़ने के बजाय मेरी सलाह ये रहेगी, विशेषकर DSSB के लिए, कि आप महत्वपूर्ण लेखक हैं, मान लीजिए कोई रचना इतनी चर्चित है उसको कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कोई लेखक इतना चर्चित है
जैसे उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में आपको अगेय के उपन्यास याद होने चाहिए, आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के नाम याद होने चाहिए, आपको प्रेमचंद के उपन्यासों की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो बहुत बड़े बड़े पुरोधा है, जयशंकर प्रसाद वगैरह, तो इन सब की विधाओं की जो उपन्यास है या इनकी कहानियाँ जो है, जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, या जो किसी मुद्दे पर लिखी गई या चर्चित रही है, उन कहानियों को हमें क्या करना है, याद करना पड़ेगा, उनको कंठस्थ करना पड़ेगा। उसके बाद अगली बात करते हैं काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न। ये 3 प्रश्न किस पे आएंगे? तीनों के तीनों व्याख्याएं आएगी, भाव सौंदर्य पूछा जाएगा और शिल्प सौंदर्य पूछा जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न, यहाँ से भी क्या आएंगे, MCQs ही आएंगे। आपको एक गद्यांश या एक पद्यांश दिया रहेगा और उस पद्यांश में से कोई 3 प्रश्न बनाएंगे और उन प्रश्नों की प्रकृति है, वो आपसे एक व्याख्या संबंधी प्रश्न पूछ सकता है, वो आपसे काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न पूछ सकता है। और ये आएंगे कहाँ से? तो अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, तुलसी, केशव, सूरदास, मीराबाई, रसखान, देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम सेनापति, पद्माकर, भारतेंदु, दिनकर, बद्रीनारायण चौधरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, हरिवंश राय बच्चन, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर साहे, केदारनाथ सिंह, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर अगेय, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह। और इनमें भी यानी यहाँ संकेत दिया गया है कि जो MA तक की रचनाओं में लगे हुए हैं, तो आपने जहाँ से भी MA किया है उस समय आपकी जो रचनाएं पढ़ी थी उन्हीं में से आना है। और मेरी सलाह रहेगी, इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, केवल और केवल एक अगर सामान्य जानकारी आप रख रहे हैं कि अलंकार क्या है, संध क्या है, या अर्थ कहाँ से कैसे निकालना है, तो हम आराम से पहले पार्ट के साथ दूसरे तीसरे को भी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। यहाँ तो कुछ अलग आपके नहीं रहने वाला है। उसके बाद आइए बात करते हैं चौथे बिंदु की। और यहाँ इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, एक सप्रसंग व्याख्या और आशय स्पष्टीकरण पर। यानी यहाँ भी एक प्रश्न, आपको एक गद्यांश दिया रहेगा और उस गद्यांश को क्या करना है, आप उसमें से खोज के किसी बात की व्याख्या पूछी जाएगी कि इसका मतलब क्या है, इसका आशय क्या है। आशय स्पष्टीकरण का अर्थ है कि आपको अर्थ बताना है और कुछ नहीं है। तो एक विषय पर प्रश्न पूछा जाएगा और ये भाषा शैली पर आधारित होंगे, यानी उसकी भाषा कौन सी क्या है। तो सामान्यतः हिंदी में जो साहित्य लिखा गया वो 3-4 बोलियों में लिखा गया, तो उनकी थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है। और ये प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि गद्य का विकास भारतेंदु के बाद हुआ है, तो भारतेंदु जी, शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा या निर्मल वर्मा जैसे लेखकों से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। निर्मल वर्मा, रेणु, ये फणीश्वरनाथ रेणु, कृष्ण सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया आदि लेखकों से इनका कोई एक गद्यांश लिया जाएगा और उसका अर्थ आपसे पूछा जाएगा। 5वां है कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं औचित्य पर आधारित एक प्रश्न। कवियों यानी व्यक्तित्व अर्थात किसी प्रसिद्ध कवि के चरित्र को, प्रसिद्ध कवि के जीवन को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान ये रखना है कि ये प्रश्न भी उसके साहित्यिक पक्ष से जुड़ा होगा, उसके साहित्य जो उसने लिखा है, जिस भी कवि की बात की जाएगी, लेखक की बात की जाएगी, उससे जुड़ा हुआ जो लिखा है उसी के आधार पे प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन, परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होगा। और इसके लिए आपके साथ आपके पास सबसे बढ़िया स्रोत है, वो है 9th to
12वीं कक्षा की जो NCERT किताबें हैं हिंदी की, इनमें प्रमुख लेखकों के पाठ जोड़े गए हैं। उन्हीं पाठों का अध्ययन कर लीजिए। पाठों का मतलब उनमें जो परिचय दिए गए हैं, एक एक पेज का परिचय है, तो उनको याद कर लीजिए। वहाँ से आपका ये पार्ट है, ये पोर्शन है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला है, छठा पार्ट है, वो है व्याकरण का। व्याकरण में आपसे क्या पूछा जाएगा? शब्द विचार एवं शब्द भंडार। शब्द विचार यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद या स्रोत के आधार पर शब्दों का भेद, व्युत्पत्ति, तो ये एक एक करके ये चीज़ें पूछी जाएगी। शब्द भंडार में हम तद्भव तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। शब्द भेद अर्थ, और शब्द का भेद यानी वो कहाँ से लिया गया, उसका अर्थ क्या है, किस आधार पे लिया गया, उनकी बात की जाएगी। शब्द की रचना कैसे हुई, उसका स्रोत क्या है, या प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार यानी क्या पूछा जाएगा आपसे? पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द पूछे जाएंगे, एकार्थी यानी जिन शब्दों का अर्थ एक ही है, या अनेकार्थी यानी एक जैसे शब्द है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं। शब्द युग्म यानी दो का जोड़ा है और उनका अर्थ अलग अलग है। और शब्द निर्माण यानी उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। शब्द का निर्माण तीन ही तरीकों से होता है, या तो उसके आगे कोई शब्दांश जुड़ता है, या पीछे शब्दांश जुड़ता है, या दो शब्द आपस में जुड़ते हैं। तो ये आपसे बात की जाएगी। सातवां, ये पद परिचय भी व्याकरण का ही टॉपिक है। पद विचार पूछा जाएगा, पदबंध पूछा जाएगा, पद परिचय पूछा जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, पदबंध के भेद, प्रयोग और पद परिचय, ये सारे के सारी क्या हैं? व्याकरणिक कोटियां हैं। ये सारी के सारी व्याकरणिक कोटियां हैं जो आपसे पूछी जाएगी, यानी ये जो व्याकरण के विषय है वो आपसे पूछे जाएंगे। आठवां है, ये भी व्याकरण का ही टॉपिक है, वाक्य विचार, वाक्य संरचना, वाक्य भेद यानी वाक्य से आधारित सवाल हैं वो आपसे किए जाएंगे। अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद और उनमें वाक्य परिवर्तन, वाक्यों का संश्लेषण यानी उनको संक्षिप्त करना, और वाक्यों का विश्लेषण यानी संक्षिप्त किए गए वाक्य को बढ़ाकर लिखना या आधे वाक्य को पूरा करना। उसके बाद में नौवां जो हमारे पास टॉपिक बचता है वो बचता है संधि का। संधि में भी आपसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पूछी जाएगी। 10वां आपके पास अपठित बोध का एक काव्यांश दिया जाएगा और उस काव्यांश पे आधारित में यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। 11वां देखिए, यहाँ एक गद्यांश दिया गया है और उस गद्यांश से भी आपके प्रश्न जो बनेंगे वो वैसे ही बनेंगे। ये दोनों एक से ही रहने वाले हैं। दोनों क्या रहने वाले हैं? अपठित आपसे पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय, वर्णात्मक विषय, सृजनात्मक विषय और साहित्यिक विषय, ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। यानी ये जो गद्यांश पूछा जाएगा आपसे वो इन में विषयों में से किसी एक पर का हो सकता है, इनमें से किसी एक पर आधारित हो सकता है। और उसके बाद में 13वां बिंदु देखिए, 13वां बिंदु है काव्य शास्त्रीय अध्ययन, यानी हमें काव्य शास्त्र में क्या पढ़ना है? साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं। ये काव्य शास्त्र कि साहित्य का अर्थ क्या है, पहले तो साहित्य पे हमें डिस्कशन करना है, साहित्य पे चर्चा करनी है। उसके बाद में साहित्य की विधाएं यानी गद्य का आविर्भाव कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कहानी
क्या है, कहानी का आविर्भाव कैसे हुआ, कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, या उपन्यास का क्या है, नाटक क्या है, नाटक के तत्व या नाटक के जो मंच है उसकी कला, नाटक के पात्र, ये तमाम जो बातें एक एक करके जुड़ी हुई हैं वो सारे के सारे रस मीमांसा यानी सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा अर्थात जो जिन विद्वानों ने रस को काव्य की आत्मा माना है उन विद्वानों का मत। उसके बाद में दूसरा बिंदु है हमारा शब्द शक्ति, शब्द शक्ति के तीनों भेद, तीसरा काव्य गुण और काव्य दोष, उसके अलावा संत। ये हम एक एक करके हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ अलंकार, अलंकारों में भी तीनों ही शब्द, अर्थ, उभय और नए अलंकार यहाँ हैं जो बाह्य या इनको कह सकते हैं पाश्चात्य जो अलंकार है वो अलंकार कौन कौन से हैं, जैसे कि मानवीकरण अलंकार को अपन पढ़ते हैं। मानवीकरण क्या है, पाश्चात्य अलंकार है, तो मानवीकरण अलंकार को हम शामिल कर लेते हैं। तो मानवीकरण क्या है, हमारा पाश्चात्य अलंकार है। उसके बाद अगला टॉपिक है 14वां है, वो है लेखन कौशल और पत्रकारिता। यहाँ पत्रकारिता से संबंधित विषय प्रिंट माध्यम यानी समाचार और संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन और विज्ञापन लेखन, ये पूरा का पूरा एक हमारा पार्ट रहने वाला है। यहाँ से आपसे तकरीबन 8 से 10 प्रश्न इस विषय से यहाँ से पूछे जाने वाले हैं, तो इसको आपको ठीक से पढ़ना और इसकी समझ विकसित करना ज़रूरी है। 15वां है काव्य शास्त्र, आधुनिक काव्य, नाटक और रंगमंच, विशिष्ट रचनाकार, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, हिंदी आलोचना आदि की जानकारी, यानी कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी हिंदी में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं वो चल रही है, उन पे हमें डिस्कशन करना, उनकी जानकारी हमें लेनी है। और इसके अलावा आपसे एक पूरा पार्ट है वो पूछा जाएगा एजुकेशन यानी शिक्षा एंड मेथोडोलॉजी यानी जो शिक्षण विधियां है उनकी जानकारी है। मेथड्स जो है हमारे पढ़ने के तरीके जो हैं उनकी जानकारी आपसे यहाँ पूछी जाएगी। लर्निंग एंड टीचिंग अर्थात सीखना और अध्यापन करवाना। उसके बाद लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम यानी पाठ्यक्रम और उसमें भाषा का योगदान, पाठ्यक्रम की भाषा कौन सी होनी चाहिए, उसमें भाषा का क्या योगदान रहा है। या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, अनुशासन की समझ और विषय। तो ये हमारा एक मेथोडोलॉजी पूरी इसकी अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि में हम जिन विषयों को पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत ये टॉपिक्स आते हैं। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जेंडर स्कूल यानी जो लिंग पर आधारित, जैसे गर्ल्स स्कूल या बॉयज स्कूल है, वो उनकी क्या धारणा है, वो क्यों इस्टेब्लिश किए गए, क्यों स्थापित किए गए हैं, उनसे जुड़े हुए तथ्य। या पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, पेडागोजी यानी शिक्षण अभिरुचि ऑफ स्कूल सब्जेक्ट यानी स्कूली जो विषय, आप जिस विषय को पढ़ाने वाले। और ये सब के सब किसके आधार पे पूछे जाएंगे, ये केवल हिंदी से जुड़े हुए विषय के ही पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सभी सब्जेक्ट के पढ़ने लग जाओ। नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अध्ययन सीखने के प्रतिगम। और क्रिएट एन इंक्लूसिव स्कूल, किस तरीके से हम स्कूल को और अच्छा बना सकते हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और ड्रामा आर्ट इन एजुकेशन। ये 10 टॉपिक है, इनसे जुड़े हुए तकरीबन आपसे एक पार्ट यानी एक पार्ट है वो पूरा इनका रहने वाला है, शिक्षण मेथोडोलॉजी मेथड्स का होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने विस्तृत रूप से DSSB PGT और विशेष करके हिंदी विषय का जो हमारा सिलेबस था उसकी बात की। आइए अंतिम रूप से कि हिंदी विषय की रणनीति हमारी क्या हो।
देखो, हमसे सामान्यतः क्या है, मैं आपको विशेष करके कौन कौन सी बुक्स है वो DSSB PGT के लिए हमें पढ़नी चाहिए। सीधी सी बात है, आपको 9वीं से 12वीं तक जो NCERT किताबें हैं और इनमें से क्या करना है, जो लेखक परिचय दिए गए हैं, यहाँ जो लेखक परिचय दिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एक किताब में मुश्किल से 15 से 16 लेखक हैं, तो आपके पास 4 वर्षों की 4 कक्षाओं की किताबें हैं, तो तकरीबन 16 या 16 तो 1666 50 एक पेज का 50-60 पेज का ये आपके पास मैटर रहने वाला है। आपके जो एग्ज़ाम है उसका मैं कहूँ आधा हिस्सा, जो आधा पेपर है वो यहीं से सरल हो जाने वाला है। आपको नहीं पढ़ना है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। इसके अलावा भी आप अगर समझ विकसित करना चाहें तो दूसरी जो किताब है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के जाने माने इतिहासकार हैं, इतिहास लेखक, आलोचक हैं, और इनकी किताब को पढ़ना यानी हिंदी में अपने आप को धुरंधर साबित करना है, तो इनको पढ़ना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप कोई स्रोत ढूंढ रहे हैं तो मैं उसमें सलाह दूंगा गोविंद सरस्वती पांडे। गोविंद सरस्वती पांडे की एक छोटी सी हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास करके गुटका आता है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। साहित्य इतिहास से जुड़े हुए ये 3 स्रोत ही आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा अन्य किसी सामग्री की यहाँ आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको लगे कि यहाँ से भी काम नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ स्टार लगा लेता हूँ, आप नगेंद्र की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जो हिंदी साहित्य के जाने माने इतिहासकार है, जिन्होंने हिंदी रीति काव्य की भूमिका लिखी है, उन नगेंद्र जी ने जो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है वो पढ़ सकते हैं। ये पोथा हमारे लिए कंप्लीट रूप से, समग्र रूप से काम आ जाएगा। तो ये बात होगी। उसके अलावा ये तो हमें किसके लिए पढ़ना है, साहित्य इतिहास के लिए हमें ये किताबें पढ़नी है। 3 किताबें मैंने आपको सजेस्ट की हैं और इन तीनों को पढ़ के आप आसानी से नंबर ले सकते हैं, नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है व्याकरण का। देखो, व्याकरण के लिए अपनी सुविधा अनुसार आप जिस भी किताब को पढ़ रहे हैं वो किताब ले लीजिए। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है वो है NCERT की जो नवीन हिंदी व्याकरण चलती है, जो नवीन हिंदी व्याकरण करके ये जो किताब चलती है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तीसरा हमारा पक्ष जो था वो था काव्य शास्त्र का। और काव्य शास्त्र के लिए 2 किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। एक अलंकार पारिजात, ये जो किताब है नरोत्तम स्वामी की, और दूसरी जो किताब आपको पढ़नी है वो पढ़नी है भारतीय काव्य शास्त्र
पंडित भागीरथ मिश्र की जो किताब है ये आपको पढ़नी है। काव्य शास्त्र के लिए ये 2 किताबें हैं, वो आप लोगों के लिए पर्याप्त होने वाली है। और अगला आपको जो पत्रकारिता से जुड़े हुए टॉपिक हैं, ये जो पत्रकारिता से जुड़े हुए टॉपिक है इनके लिए एक एनसीईआरटी में किताब चलती है, अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम ये जो किताब है ये आपके लिए पर्याप्त रहने वाली है। इनमें से भी जो आपके पत्रकारिता के टॉपिक हैं उनको आपको पढ़ना है। कर आज के लिए इतना ही। और